प्रेमचंद जी के बाद यथार्थवादी काव्य धारा को आगे बढ़ाने वाले अमर अमरकांत जी का अमरकांत जी को पहचाना जाता है। इन्होंने हिंदी साहित्य की लगभग सभी विधाओं में अपना साहित्य लेखन किया है। इनके इस कारण उन्हें अनेक साहित्य जगत में उल्लेखनीय काम करने के कारण उन्हें बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, जिनमें सोवियत लैंड पुरस्कार है, मैथिली शरण गुप्त शिखर पुरस्कार है, यशपाल पुरस्कार है, साहित्य अकादमी पुरस्कार है, ज्ञानपीठ पुरस्कार, महात्मा गांधी सम्मान आदि पुरस्कार सम्मिलित है। अमरकांत जी ने कहानी, उपन्यास, संस्मरण के साथ साथ बाल साहित्य में भी अपना योगदान दिया हुआ है। जिस कहानी से अमरकांत जी का नाम हिंदी साहित्य जगत में प्रसिद्ध हुआ है वह कहानी है डिप्टी कलेक्टरी। इस कहानी के अंतर्गत आज़ादी के बाद हुई मोहभंग की कहानी आई हुई है। एक गरीब मध्यवर्ग परिवार की यह कहानी है। इस कहानी के अंतर्गत शकलदीप बाबू एक मुख्य पात्र है तथा उनका बेटा नारायण भी उसमें आता है। उनकी पत्नी जमुना यह एक पात्र है। अब अपने देश की आज़ादी के बाद जो मोहभंग हुआ है, आज़ादी के बाद लोगों को लगता था कि सब अच्छा होने वाला है, सभी और सुख सुविधाएं हमारे यहाँ पर होंगी, हम स्वतंत्र होंगे। लेकिन आज़ादी के बाद हमारे यहाँ पर भ्रष्टाचार का रोग पनप गया है और इस कारण नारायण जैसा होनहार युवक नौकरी नहीं पाता है और उसने योग्यता होने के बावजूद नौकरी से कोसों दूर रहता है। शिक्षा का क्षेत्र भी इस भ्रष्टाचार व्यवस्था से दूर नहीं रह सका है। शकलदीप बाबू अपनी पत्नी से चिढ़ते हैं कि बेटा डिप्टी कलेक्टरी पास करना चाहता है, बार बार परीक्षा देता है, लेकिन शकलदीप बाबू फी जुटा नहीं पाते हैं और इस कारण उनको चिढ़ आती है। आर्थिक अभाव के कारण वह बेबस है, पत्नी पर ही अपनी चिढ़ उतारते हैं, लेकिन बाद में यह सोचते हैं कि कभी न कभी मेरे बच्चे को आगे चलकर सफलता हासिल होगी। नारायण भी अपनी डिप्टी कलेक्टरी पास करने के लिए भरसक प्रयत्न करता है, बहुत देर रात तक पढ़ाई करते रहता है और यह देखकर शकलदीप बाबू को भी अच्छा लगता है। वह उसकी सुविधा का ख्याल रखते हैं, उसके खाने पीने का ख्याल रखते हैं, उसके कमरे का ख्याल रखते हैं और चाहते हैं कि उसे हर सुविधा प्राप्त हो। एक गरीब परिवार की यह कहानी है। वे खुद की सुविधाओं को न देखते हुए बच्चों की सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देते रहते हैं। यहाँ माँ बाप जो है एक जहाज के पंच की तरह होते हैं, उनकी हर सपने बच्चों से जुड़े हुए होते हैं और वह सपनों का महल खड़ा कर देते हैं और चाहते हैं कि अगर हमारे बच्चे पढ़ लिख कर कोई पद हासिल करते हैं तो हमारा आर्थिक स्तर ऊपर उठेगा, हम सुख सुविधा में चाहे आज नहीं हुआ हमारे पास, लेकिन आगे चलकर यह सुख सुविधा हम पा सकेंगे और सारी उम्मीदें इन बच्चों पर लगी रहती है। यहाँ पर नारायण भी अपनी कोशिश में कमी नहीं रहने देता है, प्रयत्न करता रहता है, पढ़ाई करता रहता है। उसके फीस की व्यवस्था भी शकलदीप बाबू साहूकार से जाकर पैसे लेकर कर देते हैं। अंत में परिणाम आना होता है, तब कहीं ना कहीं उनको यह आशंका भी लगी रहती है कि यहाँ पर भी कहीं भ्रष्टाचार की जड़ें जो है पहुँच तो नहीं गई ना, और इस भ्रष्टाचार के कारण मेरे बच्चे को सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस आशंका में वे है। और जब परिणाम आने होते हैं, उनके पहचान के किसी ने आकर उनको बता दिया है कि परिणाम आ चुके हैं और उनके बेटे नारायण का नंबर सबसे निचले दर्जे में आया हुआ है। वे
यह सुनकर शकलदीप बाबू की मानसिक और शारीरिक कमजोरी बढ़ जाती है। यह सब करते हुए वो पहले से ही शारीरिक रूप से थोड़े से परेशान रहने लगते हैं, लेकिन अपने आप को संभालते रहते हैं। यहाँ पर भी परीक्षा के परिणाम असफलता प्राप्त हुई है। वे अपने आप को संभालते हैं और कहीं अंधेरे बंद कमरे में उनका बेटा नारायण पड़ा हुआ है, वहाँ जाते हैं और उसको संभालते हैं, उसका धीरज बंधाते हैं कि यह परीक्षा नहीं सही, अगली परीक्षा तुम जरूर पास होंगे। इस डिप्टी कलेक्टरी कहानी के अंतर्गत आर्थिक हालात से मजबूर माता पिता अपनी बेटे की शिक्षा के लिए किस खातिर प्रयत्न करते हैं, साहूकार से तक पैसे लेकर बच्चों की शिक्षा पूरी करने की कोशिश करते हैं, यही बताया है। और अपना सपना उनका, इन माता पिताओं का, मध्यम वर्ग के माता पिता का सपना पूरा नहीं हो पाता, यहाँ पर मोह भंग उनका हो जाता है। यह कहानी आज भी प्रासंगिक है। जब तक हमारी भ्रष्ट व्यवस्था नहीं बदलेगी तब तक नारायण जैसे युवकों की हार होती रहेंगी, उनका मोह भंग होता रहेगा। हमारे संविधान या जनतंत्र के कुछ खामियों के कारण खामियों को हथियार बनाकर राजनेता अराजक तत्व समाज में विषमता लाने की कोशिश करते हैं।